नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब है रयू शिनोहरा की द मैजिक ऑफ मैनिफेस्टिंग मनी। उसकी एक काफी डिटेल्ड समीक्षा आई है, उस पे हम आज बात करने वाले हैं। जी। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि किताब क्या कहती है, बल्कि ये समझना है कि इस समीक्षा के हिसाब से ये किताब कैसे हमारी सोच, हमारी एनर्जी और रोज के कामों को बदलकर पैसे को अट्रैक्ट करने की बात करती है। हाँ, मतलब पैसे बनाने की या पाने की। हाँ, पाने की। और समीक्षा में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि किताब दावा करती है कि इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन, थोड़ी साइकोलॉजी और यहाँ तक कि न्यूरोसाइंस से जुड़ी टेक्निक्स का मिक्सचर है। तो देखते हैं समीक्षा इसे कितना असरदार मानती है। हाँ, और देखिए समीक्षा इस बात पर ना खासतौर से जोर देती है कि किताब का जो फोकस है वो सिर्फ कोई हवाई आध्यात्मिक बातों पर नहीं है। अच्छा। बल्कि हमारी सोच, हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारी मान्यताएं हैं, उनका प्रैक्टिकल असर क्या होता है, इस पर है। मतलब रियल लाइफ में असर। हाँ, समीक्षा के मुताबिक किताब का जो मेन आर्गुमेंट है वो ये है कि हमारी जो अंदर की दुनिया है, विचार, भावनाएं, वो सीधे तौर पर हमारी बाहर की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है ना, हाँ। उसको बनाती है या उस पर असर डालती है। हाँ। तो ये सिर्फ अच्छा सोचो वाली बात से आगे जाती है। ये असल में मानसिकता बदलने की जो पूरी प्रोसेस है ना, जी। उस पर फोकस करती है। समीक्षा कहती है कि यही पैसे के साथ हमारे रिश्ते की जड़ है। तो ये जो आइडिया है कि पैसा सिर्फ कागज या नंबर नहीं, बल्कि एक एनर्जी है, ये सुनने में तो काफी अलग लगता है। समीक्षा इससे कैसे समझाती है? मतलब क्या ये बस पॉजिटिव थिंकिंग जैसा है? समीक्षा इसे थोड़ा और गहरे लेवल पर देखती है, ऐसा लगता है। उसके एनालिसिस के हिसाब से किताब का तर्क ये है कि पैसा एक तरह की ऊर्जा है जो हमारी अपनी एनर्जी या कह लें वाइब्रेशन पर रिएक्ट करती है। वाइब्रेशन? हाँ, मतलब जैसे पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, शुक्रगुजार होना, ये सोचना कि हमारे पास काफ़ी है, ये चीज़ें किताब के अनुसार हमें मौकों के लिए ज़्यादा खुला बनाती हैं। अच्छा। शायद इसलिए कि हम उन्हें फिर देख पाते हैं या उनके लिए मोटिवेटेड फील करते हैं। और नेगेटिव सोच? वहीं दूसरी तरफ समीक्षा के मुताबिक किताब कहती है कि डर, कमी की सोच या पैसे को लेकर जो गलत धारणाएं पाल रखी हैं, वो हमें मौकों से दूर कर सकती हैं या हमसे छिपा सकती हैं एक तरह से। तो ये सिर्फ ऊपर ऊपर से अच्छा सोचना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक गहरी इमोशनल और मेंटल स्टेट को बदलने की बात है, ऐसा समीक्षा का मानना है। समीक्षा इसी बात पर जोर देती है कि किताब का लक्ष्य पढ़ने वाले की इसी अंदरूनी एनर्जी को बदलना है। और ये जो अंदरूनी हालत है, ये अक्सर उन गहली जमी हुई सीमित करने वाली मान्यताओं से जुड़ी होती है जिनका आपने जिक्र किया। बिल्कुल। समीक्षा कुछ कॉमन उदाहरण देती है, जैसे अरे पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल है, या अमीर लोग तो लालची होते हैं, या वो अंदर की फीलिंग कि शायद मैं ज्यादा पैसे के लायक ही नहीं हूँ। हाँ, ये बहुत कॉमन है। तो समीक्षा के अनुसार किताब इन मान्यताओं को पहचानने और फिर उन्हें बदलने के तरीके सिखाती है। क्या समीक्षा बताती है कि ये तरीके, जैसे पॉजिटिव बातें दोहराना, अफर्मेशंस या विजुअलाइजेशन, कितने कामयाब हैं? समीक्षा इन टेक्निक्स को किताब का एक अहम हिस्सा मानती है। उसका एनालिसिस ये है कि ये जो मान्यताएं हैं ना, ये अक्सर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी गहरी बैठी होती हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। सही। लेकिन वो हमारे फैसलों को, हमारे बर्ताव को लगातार गाइड करती रहती हैं। समीक्षा के अनुसार किताब का तर्क है कि ये जो अफर्मेशंस हैं, हाँ। और विजुअलाइजेशन है, हाँ। ये धीरे धीरे इन सबकॉन्शियस पैटर्न्स को बदलने में मदद कर सकते हैं। अफर्मेशंस नए पॉजिटिव विचार डालने का एक तरीका है। और विजुअलाइजेशन? और विजुअलाइजेशन से आप अपने सबकॉन्शियस को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो फाइनेंशियल गोल आप चाहते हैं वो हासिल होने पर कैसा महसूस होगा। अच्छा, महसूस करने पर जोर। हाँ, ताकि इंसान उन मौकों को पहचानने और उन पर काम करने के लिए ज्यादा तैयार हो सके। लेकिन समीक्षा ये भी साफ करती है कि किताब इसे कोई जादू की छड़ी नहीं बताती। मतलब मेहनत तो करनी होगी। हाँ, इसमें लगातार प्रैक्टिस और यकीन की जरूरत होती है। ये दिलचस्प है कि समीक्षा सबकॉन्शियस के रोल पर इतना जोर दे रही है। इसका मतलब हुआ कि सिर्फ चाहने से या सोचने भर से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। समीक्षा के एनालिसिस का एक मेन पॉइंट यही है कि मैनिफेस्टेशन सिर्फ इच्छा करने या सोचने के बारे में नहीं है। तो फिर क्या है? समीक्षा इस बात पर रोशनी डालती है कि किताब कैसे अंदरूनी काम यानी मानसिकता बदलना, डर और लिमिटिंग बिलीफ्स का सामना करना, और बाहरी काम यानी मोटिवेटेड होकर एक्शन लेना, मौके भुनाना के बैलेंस पर जोर देती है। अच्छा, दोनों जरूरी हैं। हाँ, अगर हम कॉन्शियसली अमीर बनना चाहते हैं लेकिन सबकॉन्शियस में पैसे को लेकर डर बैठा है या गिल्ट है,
तो समीक्षा के अनुसार हम अनजाने में खुद को ही रोकते रहेंगे। इसलिए किताब इन दोनों अंदर की स्टेट और बाहर का एक्शन, इनके तालमेल को, इनके अलाइनमेंट को बहुत जरूरी मानती है। ऐसा समीक्षा का निचोड़ है। चलिए, तो उन खास प्रैक्टिसेस पर आते हैं जिन पर समीक्षा ज्यादा ध्यान देती है। आपने कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड और विजुअलाइजेशन का जिक्र किया था। जी, समीक्षा इनके बारे में क्या कहती है? ये काम कैसे करते हैं किताब के मुताबिक? समीक्षा इन दोनों अभ्यासों को पढ़ने वाले की एनर्जी और फोकस को बदलने के अहम टूल के तौर पर देखती है। कृतज्ञता के बारे में समीक्षा बताती है कि किताब का तर्क है कि जब हम उसके लिए शुक्रगुजार होते हैं जो हमारे पास पहले से है, हाँ। तो हम कमी वाली फीलिंग से हटकर प्रचुरता मतलब एबंडेंस वाली फीलिंग में आ जाते हैं। अच्छा, ये शिफ्ट जरूरी है। हाँ, ये बदलाव समीक्षा के अनुसार और ज्यादा पॉजिटिव एक्सपीरियंस और मौके खींचता है, क्योंकि हम दुनिया को मेरे पास काफी है वाले नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं। और विजुअलाइजेशन, ये थोड़ा सा मतलब ख्याली पुलाव जैसा नहीं लगता? समीक्षा इसे कैसे देखती है? समीक्षा विजुअलाइजेशन को सिर्फ दिन में सपने देखने से अलग मानती है। समीक्षा के अनुसार किताब इसे एक मेंटल रिहर्सल की तरह पेश करती है। मेंटल रिहर्सल? हाँ, जब हम साफ तौर पर कल्पना करते हैं कि अपने फाइनेंशियल गोल्स को हासिल करना कैसा महसूस होगा, सिर्फ देखना नहीं बल्कि उसे इमोशनली महसूस करना, तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर रहे होते हैं। समीक्षा का एनालिसिस है कि ये सबकॉन्शियस फिर हमें उन विचारों, मौकों और एक्शंस की तरफ गाइड कर सकता है जो उस कल्पना को हकीकत बनाने में मदद करे। अच्छा, ये तो दिमाग के RAS जैसा हुआ, जो जरूरी चीजों पर ध्यान दिलाता है। हाँ, एक तरह से वैसा ही है, उसे ट्रेन करने जैसा, ताकि वो उन चीज़ों पर ध्यान दे जो हमारे गोल से मैच करती हैं। समीक्षा इसे एक एक्टिव मेंटल प्रोसेस बताती है, न कि सिर्फ बैठे बैठे इच्छा करना। इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है जिसका जिक्र समीक्षा करती है, अलगाव या डिटैचमेंट। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। अगर हम कुछ चाहते हैं तो उसे डिटैच्ड कैसे रहें? हाँ, ये एक ज़रूरी और शायद थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है जिसे समीक्षा हाईलाइट करती है। मुश्किल क्यों? क्योंकि समीक्षा के अनुसार किताब का डिटैचमेंट से मतलब ये नहीं है कि इच्छा छोड़ दो या उदासीन हो जाओ, तो फिर क्या है? बल्कि ये है कि जो नतीजा आप चाहते हैं उसके साथ बहुत ज्यादा इमोशनली चिपकना या चिंता करना छोड़ दें। अच्छा, समीक्षा इसे ऐसे देखती है, जब हम किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा परेशान होते हैं या उसके न मिलने के डर से भरे होते हैं, तो हम तनाव और कमी की एनर्जी पैदा करते हैं। नेगेटिव एनर्जी। हाँ, और किताब का तर्क, जैसा समीक्षा बताती है, ये है कि ये नेगेटिव एनर्जी असल में उस चीज को आने से रोक सकती है। डिटैचमेंट का मतलब है अपना बेस्ट एफर्ट करो, अपने गोल पर फोकस रखो, लेकिन फिर प्रोसेस पर भरोसा करो। भरोसा रखो। और नतीजे को लेकर जो बहुत ज्यादा टेंशन है या कंट्रोल करने की फीलिंग है, उसे जाने दो। जाने दो, लेट गो। हाँ, लेट गो। समीक्षा इसे यूनिवर्स या जो भी हायर पावर में आप मानते हो उसे अपना काम करने के लिए जगह देने जैसा बताती है। ये यकीन रखने जैसा है कि सही वक्त पर सही चीज होगी, भले ही वो ठीक वैसी ना हो जैसा हमने सोचा था। ये गहरा है। तो अगर हम समीक्षा में बताए गए मुख्य सबकों को एक साथ रखें तो वो क्या होंगे? मतलब इस किताब का निचोड़ समीक्षा की नजर में। समीक्षा के एनालिसिस से जो मेन पॉइंट्स निकलते हैं वो कुछ ऐसे हैं। फोकस बदलो, कमी पर नहीं, अबंडेंस पर ध्यान दो। जो चाहते हो उस पर, ना कि उस पर जो नहीं है। समीक्षा कहती है एनर्जी वहीं जाती है जहां ध्यान जाता है। ठीक है। दूसरा, अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानो और उन्हें पॉजिटिव अफर्मेशंस वगैरह से बदलने पर एक्टिवली काम करो। समीक्षा इसे जरूरी अंदरूनी काम मानती है। ओके। तीसरा, अपनी एनर्जी बढ़ाओ। ग्रैटिट्यूड, मेडिटेशन, पॉजिटिव सोच, खुशी देने वाले काम करके अपनी इमोशनल और मेंटल वाइब्रेशन को हाई रखो। एनर्जी लेवल मेंटेन करना। चौथा, इंस्पायर्ड एक्शन लो। सिर्फ सोचो या इच्छा मत करो, बल्कि जो इंट्यूशन या आइडियाज आए जो गोल से मिलते हों उन पर काम करो। समीक्षा जोर देती है कि किताब सिर्फ मेंटल एक्सरसाइज नहीं है, एक्शन जरूरी है। और पांचवा, डिटैचमेंट प्रैक्टिस करो। अपने गोल्स के लिए काम करो, पर नतीजे से ज्यादा चिपको मत। प्रोसेस पर यकीन रखो और चिंता छोड़ो। ऐसा लगता है कि समीक्षा इसे एक होलिस्टिक अप्रोच की तरह देख रही है। अंदर का काम भी और बाहर की दुनिया में एक्शन भी, दोनों जरूरी हैं। हाँ, समीक्षा का यही निष्कर्ष है कि किताब इन दोनों के बैलेंस पर जोर देती है। ये सिर्फ आध्यात्मिक उड़ान नहीं है, नहीं सिर्फ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी।
समीक्षा के अनुसार किताब का तर्क है कि असली मैजिक तब होता है जब आपकी अंदर की दुनिया, सोच, फीलिंग्स, विश्वास, आपकी बाहर की दुनिया, एक्शन, मौके के साथ सिंक में होती है, तालमेल में होती है। अब हर चीज की तरह इस किताब के भी कुछ मजबूत पहलू होंगे और कुछ कमजोरियां, जैसा कि समीक्षा में बताया गया होगा। समीक्षा इसकी क्या ताकतें बताती है? हाँ, समीक्षा किताब की कई स्ट्रेंथ्स बताती है। पहली, इसकी सिंप्लिसिटी। समीक्षा का कहना है कि इसमें जो एक्सरसाइज दी गई हैं, वो सरल है और उन्हें रोज की लाइफ में शामिल करना आसान है। अच्छा, प्रैक्टिकल है। दूसरी, ये स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करती है, जो बहुत से रीडर्स को पसंद आ सकता है। तीसरी, ये सेल्फ अवेयरनेस को बहुत बढ़ावा देती है, खासकर पैसे को लेकर हमारी अपनी जो छिपी हुई लिमिटिंग बिलीफ्स हैं और इमोशनल रुकावटें हैं, उन्हें पहचानने में समीक्षा इसे एक बहुत जरूरी स्टेप मानती है। खुद को जानना। हाँ, और आखिर में समीक्षा इसे ओवरऑल एक मोटिवेटिंग किताब मानती है, जो रीडर्स को निराशा या कमी वाली सोच से बाहर निकालकर एक ज्यादा उम्मीद भरी और अबंडेंस वाली सोच अपनाने में मदद कर सकती है। कई लोगों के लिए सिर्फ ये मेंटल शिफ्ट ही बहुत पावरफुल हो सकता है। और सिक्के का दूसरा पहलू, समीक्षा किन आलोचनाओं या लिमिटेशंस का जिक्र करती है, ये जानना भी जरूरी है कि समीक्षा इस किताब को किस दायरे में रख रही है। बिल्कुल, और ये याद रखना जरूरी है कि ये समीक्षा के ऑब्जर्वेशंस हैं, हमारी पर्सनल राय नहीं। जी हाँ। समीक्षा कुछ संभावित कमियों या सीमाओं को भी सामने रखती है। एक मुख्य बात यह है कि कुछ रीडर्स को, खासकर जो बहुत लॉजिकल या स्केप्टिकल किस्म के हैं, इसके विचार कुछ ज्यादा ही आध्यात्मिक या अवैज्ञानिक लग सकते हैं। अच्छा। एनर्जी और वाइब्रेशन जैसे कॉन्सेप्ट हर किसी को अपील नहीं करते। दूसरी आलोचना जो समीक्षा नोट करती है, वो है ठोस फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज की कमी, जैसे बजटिंग, इन्वेस्टमेंट। हाँ, ये किताब आपको बजट बनाना, इन्वेस्ट करना या कर्ज से निपटना नहीं सिखाएगी। समीक्षा साफ करती है कि इसका फोकस पूरी तरह से माइंडसेट और एनर्जी पर है, न कि ट्रेडिशनल फाइनेंशियल प्लानिंग पर। क्या समीक्षा ये भी बताती है कि ये उन लोगों के लिए कैसी रहेगी जिन्होंने पहले से ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली किताबें पढ़ी हैं? हाँ, समीक्षा इस पर भी बात करती है। उसका कहना है कि अगर किसी ने इस टॉपिक पर पहले से काफी कुछ पढ़ा है, जैसे द सीक्रेट या अब्राहम हिक्स की टीचिंग्स, तो उन्हें द मैजिक ऑफ मैनिफेस्टिंग मनी में कई आइडियाज रिपीटेड लग सकते हैं। अच्छा, नयापन शायद ना लगे। हो सकता है। हालांकि समीक्षा ये भी जोड़ती है कि शिनोहेरा का जो अप्रोच है और जो स्पेसिफिक एक्सरसाइज हैं, वो कुछ लोगों के लिए नई या ज्यादा प्रैक्टिकल लग सकती हैं। आखिर में समीक्षा का निष्कर्ष है कि ये किताब उन लोगों के लिए सबसे अच्छा काम करती है जो एनर्जी, माइंडसेट और स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स के प्रति खुले हैं। खुले विचारों वाले। हाँ, जो लोग पूरी तरह से प्रैक्टिकल, डेटा पर आधारित फाइनेंशियल सलाह चाहते हैं, उनके लिए ये शायद सही चॉइस ना हो। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि पढ़ने वाले को ये समझकर किताब उठानी चाहिए कि ये किस तरह की गाइडेंस दे रही है। ये क्लैरिटी जरूरी है। तो समीक्षा के अनुसार आइडियल रीडर कौन है इस किताब के लिए? ये किन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा सकती है? समीक्षा कुछ खास तरह के रीडर्स को आइडेंटिफाई करती है जिनके लिए ये किताब खास तौर पर यूजफुल हो सकती है। पहला ग्रुप उन लोगों का है जो महसूस करते हैं कि वे पैसे को लेकर किसी तरह के मेंटल ब्लॉक से जूझ रहे हैं। जैसे कुछ रुकावट सी महसूस होना। हाँ, शायद वे मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं, या पैसे को लेकर लगातार चिंता या गिल्ट महसूस करते हैं। समीक्षा का मानना है कि ये किताब इन मानसिक गांठों को खोलने में मदद कर सकती है। ओके। दूसरा ग्रुप उन लोगों का है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन और जनरली स्पिरिचुअल सेल्फ हेल्प में इंटरेस्ट रखते हैं। उनके लिए ये किताब जाने पहचाने कॉन्सेप्ट्स को एक स्ट्रक्चर्ड, एक्शन ओरिएंटेड तरीके से पेश कर सकती है। ठीक है। और तीसरा, समीक्षा इसे उन बिगिनर्स के लिए भी अच्छा मानती है जो अपनी फाइनेंशियल एनर्जी या पैसे के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की दिशा में पहला कदम उठाना चाहते हैं और एक क्लियर स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस चाहते हैं। तो मूल रूप से समीक्षा इसे उन लोगों के लिए सुझा रही है जो ये मानते हैं, या कम से कम ये मानने को तैयार हैं, कि पैसे के साथ उनका रिश्ता सिर्फ बाहरी हालात का नतीजा नहीं है, हाँ, बल्कि उनके अंदर के विचारों, भावनाओं और विश्वासों का भी नतीजा है, और वे इस अंदरूनी दुनिया पर काम करने को तैयार हैं। बिल्कुल सही। समीक्षा का जोर इसी बात पर है कि ये किताब एक अंदरूनी सफर का न्योता है, जिसका बाहरी फाइनेंशियल असर हो सकता है,
तो आखिर में इस सब का निचोड़ क्या है? समीक्षा का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? क्या वो इस किताब को रेकमेंड करती हैं? हाँ, समीक्षा ओवरऑल पॉजिटिव है। वो किताब को 5 में से 4 स्टार की रेटिंग देती है। और 6.5? समीक्षा अपने निष्कर्ष में दोहराती है कि द मैजिक ऑफ मैनिफेस्टिंग मनी कोई ट्रेडिशनल फाइनेंस गाइड नहीं है। ये पैसे के साथ आपके रिश्ते को बदलने पर फोकस्ड एक पावरफुल गाइड है। यानी आपकी मानसिकता, आपकी भावनाएं, आपकी एनर्जी। रिश्ते पर जोर। हाँ, समीक्षा मानती है कि ये आपको रातों रात अमीर बनाने का कोई फॉर्मूला नहीं देती, लेकिन ये कुछ ज्यादा गहरा करने की कोशिश करती है। ये आपके सोचने, महसूस करने और आखिर में धन को अपनी जिंदगी में स्वीकार करने और आकर्षित करने के तरीके को बदलने पर फोकस करती है। समीक्षा का आखिरी शब्द ये है कि अगर कोई इंसान इसके बताए अभ्यासों के प्रति खुला है, अपनी लिमिटिंग बिलीव्स पर काम करने को तैयार है और वाकई में एक अबंडेंस वाली मानसिकता बनाना चाहता है, तो ये किताब उनके लिए जीवन बदलने वाली भी साबित हो सकती है। लेकिन ये सब पढ़ने वाले के खुलेपन और कोशिश पर निर्भर करेगा। 4 स्टार की रेटिंग और जीवन बदलने वाली होने की संभावना, ये काफी स्ट्रांग रिकमेंडेशन लगती है उन लोगों के लिए जो इसके मैसेज के लिए रिसेप्टिव हैं। हाँ, समीक्षा इसे इसी शर्त के साथ पेश करती है। और ये पूरी चर्चा जो मानसिकता की ताकत पर केंद्रित है, जैसा कि समीक्षा में बताया गया है, एक दिलचस्प सवाल पीछे छोड़ जाती है। क्या सवाल? इन खास टेक्निक्स, अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस, ग्रैटिट्यूड से हटकर अगर हम सोचें तो हमारी फाइनेंशियल रियलिटी असल में कितनी हद तक उन कहानियों से बनती है जो हम लगातार खुद को पैसे के बारे में सुनाते रहते हैं। हमारी अपनी कहानियां। हाँ, वो गहरी मान्यताएं, वो अनकहे डर, वो उम्मीदें, और जब ये अंदरूनी कहानियां बदलने लगती हैं, जैसा कि किताब करने की कोशिश करती है, तो बाहरी दुनिया में असल में क्या-क्या मुमकिन हो जाता है। ये सवाल सीधे तौर पर समीक्षा में नहीं पूछा गया, पर उसकी पूरी पड़ताल इसी तरफ इशारा करती है कि हमारी अंदर की कहानी हमारी बाहरी हकीकत को कैसे बनाती है। वाकई ये सोचने के लिए एक गहरा बिंदु है। हमारी अपनी सुनाई कहानी और हमारी फाइनेंशियल हकीकत का क्या रिश्ता है? इसी विचार के साथ हम रायु शिनोहारा की किताब द मैजिक ऑफ मैनिफेस्टिंग मनी पर आधारित इस समीक्षा की आज की गहन पड़ताल का समापन करते हैं।